यूनाइटेड विश्व कुश्ती के रेफरी अशोक कुमार ने रियो ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई किया है। आंध्र प्रदेश 2019 में होने वाले राष्ट्रीय खेलों का आयोजन करेगा। दिल्ली की वाणी कपूर ने अपना शानदार खेल जारी रखते हुए महिला पेशेवर गोल्फ टूर के दूसरे चरण में जीत हासिल की है। 1 ओवर 73 का स्कोर करने वाली वाणी का ये लगातार दूसरा खिताब है। 14वें पार्श्वनाथ दिल्ली इंटरनेशनल चेस टूर्नामेंट में सायंतन दास ने यूक्रेन के विताली बर्नार्ड्स्काय को हराकर ग्रैंड मास्टर नॉर्म हासिल किया है। राजस्थान के खेताराम ने मुंबई मैराथन में शानदार प्रदर्शन करते हुए रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। शीर्ष खेल संस्था भारतीय ओलंपिक संघ ने कहा है कि उन्हें सरकार से किसी तरह का अनुदान नहीं मिलता है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डीडी स्पोर्ट्स, देश का पहला फ्री टू एयर स्पोर्ट्स चैनल जो पूरे विश्व में 38 देशों में देखा जाता है। एक्साइटमेंट और रोमांच से भरपूर वीकली स्पोर्ट्स मैगजीन के कार्यक्रम स्पोर्ट्स पल्स की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुषमा शर्मा। फ्रेंड्स, पिछले दिनों स्पोर्ट्स के नेशनल और इंटरनेशनल वर्ल्ड में बहुत कुछ एक्साइटिंग अप्स एंड डाउन्स हुए जिन्हें शायद आपने मिस कर दिए होंगे। तो उन्हीं एक्साइटिंग पल्सेस को हम लेकर आए हैं अपने आधे घंटे के बिना रुके वीकली स्पोर्ट्स मैगजीन के कार्यक्रम स्पोर्ट्स पल्स के इस नए एपिसोड में। तो इस नए वीक के स्पोर्ट्स पल्स के पहले सेगमेंट की शुरुआत करते हैं अपने राष्ट्रीय खेल हॉकी से। भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान ऋतु रानी ओलंपिक खेलों में टॉप 6 टीमों में आने का लक्ष्य लेकर तैयारी कर रही हैं। खेलों के महाकुंभ रियो ओलंपिक 2016 के लिए अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। पिछले दिनों अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने रियो ओलंपिक के लिए हॉकी टीमों के ग्रुपों का ऐलान कर दिया। 8 बार की चैंपियन और 7वें स्थान पर पहुंची भारतीय पुरुष हॉकी टीम पूल बी में गत विजेता जर्मनी और दुनिया की दूसरे नंबर की टीम नीदरलैंड के साथ होगी। भारत को पूल बी में अर्जेंटीना, आयरलैंड और कनाडा का भी सामना करना होगा। वहीं 13वें स्थान पर मौजूद भारतीय महिला टीम को पूल बी में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, अमेरिका और जापान के साथ रखा गया है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने 36 साल बाद ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। इसीलिए भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान ऋतु रानी रियो ओलंपिक खेलों में शीर्ष 6 टीमों में आने का लक्ष्य लेकर चल रही हैं। कप्तान ऋतु रानी के चेहरे पर 36 साल बाद ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने की चमक साफ दिखाई देती है। ऋतु रानी ने कहा कि पहले हमारा एक ही सपना था कि हम ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करें। ये सपना पूरा हो गया है, अब हमें और मेहनत करनी है। वहीं 12वें दक्षिण एशियाई खेलों यानी सैक के लिए अनुभवी ऋतु रानी को महिला टीम की कमान सौंपी गई है, जबकि विवादास्पद मिडफील्डर गुरबाज सिंह को मनदीप अंतिल की अगुवाई वाली भारतीय पुरुष हॉकी टीम में शामिल किया गया है। सैक खेलों में हॉकी मैचों का आयोजन 7 से 14 फरवरी तक गुवाहाटी में किया जाएगा। भारतीय महिला हॉकी टीम ने 36 साल बाद ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। नए नियमों के साथ हॉकी इंडिया लीग के चौथे सत्र में रोमांचक मैच खेले जा रहे हैं। टीम संयोजन में बदलाव और स्कोरिंग के नए नियमों के साथ हॉकी इंडिया लीग के चौथे सत्र में जोरदार लीग मैच खेले जा रहे हैं। हॉकी इंडिया लीग का ये चौथा सत्र कई मामलों में अनूठा और अधिक रोमांचक हो रहा है। दिल्ली वेब राइडर्स ने उत्तर प्रदेश विजार्ड्स को 3-1 से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की है। वहीं पहले मैच में ही उत्तर प्रदेश विजार्ड्स ने गोलों की बरसात करके एक रोमांचक मुकाबले में कलिंगा लॉन्सर्स को 8-6 से हरा दिया। वहीं भारतीय कप्तान सरदार सिंह ने अपनी टीम जेपी पंजाब वॉरियर्स के साथ नई शुरुआत करते हुए गत चैंपियन रांची रेखा को 2-0 से चौंका दिया। दूसरी ओर कप्तान एशले जैक्सन के कमाल से गत चैंपियन रांची ने एक गोल से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए दिल्ली वेब राइडर्स को एक रोमांचक मुकाबले में 2-1 से हराकर अपनी दूसरी जीत दर्ज की है। टूर्नामेंट में इससे पहले लखनऊ में कलिंगा लॉन्सर्स और यूपी वॉरियर्स के बीच 12 गोल हुए थे। इस सत्र में खिलाड़ियों, टीम मालिकों और आयोजकों के लिए नई चुनौतियां सामने आ रही हैं। पिछले साल हुई ताजा नीलामी के बाद टीम संयोजन पूरी तरह से बदल चुके हैं। इस सत्र में कुल इनामी राशि 5 करोड़ 70 लाख रुपए रखी गई है। इस बार नए स्कोरिंग प्रारूप के तहत एक फील्ड गोल को 2 गिना जा रहा है। ये टूर्नामेंट 6 शहरों में खेला जा रहा है और फाइनल 21 फरवरी को रांची में होगा। हॉकी इंडिया लीग का ये चौथा सत्र कई मामलों में अधिक रोमांचक और अनूठा हो रहा है। तो अब स्पोर्ट्स पल्स को ले चलते हैं जेंटलमैन स्पोर्ट्स यानी क्रिकेट की दुनिया में।
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज का हिसाब बराबर किया नए चेहरों और नई ऊर्जा के साथ धोनी एंड कंपनी ने। टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज तो गंवा चुकी थी, लेकिन T20 सीरीज में उसके पास इस हार का बदला लेने का मौका जरूर रहा। 26 जनवरी से शुरू हुए 3 मैचों की T20 सीरीज में टीम इंडिया अगर क्लीन स्वीप कर लेती है तो वो T20 की नंबर 1 टीम बन जाएगी। उप कप्तान विराट कोहली की नाबाद 90 रनों की सर्वश्रेष्ठ पारी और गेंदबाजों के दमदार प्रदर्शन से टीम इंडिया ने कंगारुओं को पहले 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैच में 37 रनों से हराकर देश को गणतंत्र दिवस का बेहतरीन तोहफा दे दिया। भारत ने 3 विकेट पर 188 रन का मजबूत स्कोर बनाने के बाद ऑस्ट्रेलिया को 19.3 ओवर में 151 रनों पर ही समेट दिया। टीम इंडिया अगर तीनों मैच जीतती है तो वो रैंकिंग में टॉप पर पहुंच जाएगी। ऑस्ट्रेलिया ऐसी स्थिति में 8वें स्थान पर खिसक जाएगा। अगर भारत 2-1 से जीत दर्ज करता है तो ऑस्ट्रेलिया 6ठे नंबर पर खिसक जाएगा और भारत 7वें नंबर पर रहेगा। भारत अभी 8वें नंबर पर है, जबकि ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पर है। दूसरी ओर इंग्लैंड के दक्षिण अफ्रीका पर 4 मैचों की श्रृंखला में 2-1 से जीत के बाद भारत ने लगभग 4.5 साल के बाद फिर से टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 का स्थान हासिल कर लिया है। इससे पहले शीर्ष पर काबिज दक्षिण अफ्रीका ने सेंचुरियन में आखिरी टेस्ट मैच में 280 रन से जीत दर्ज की, लेकिन इससे उसकी टीम खुद को रैंकिंग तालिका में तीसरे स्थान पर खिसकने से नहीं बचा पाई। भारत अब 110 अंक लेकर शीर्ष पर काबिज हो गया है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका का नंबर आता है। पाकिस्तान चौथे, इंग्लैंड 5वें, न्यूजीलैंड 6ठे, श्रीलंका 7वें, वेस्ट इंडीज 8वें, बांग्लादेश 9वें और जिम्बाब्वे 10वें स्थान पर है। आईसीसी ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है, इंग्लैंड के दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2-1 से जीत के बाद भारत टेस्ट रैंकिंग में आधिकारिक तौर पर नंबर 1 बन गया है। भारत अगस्त 2011 के बाद पहली बार टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंचा है। वो पिछले साल दक्षिण अफ्रीका को अपनी सरजमी पर 3-0 से हराने के बाद दूसरे स्थान पर पहुंचा था। T20 वर्ल्ड कप के लिहाज से भारत के लिए ये सीरीज मनोबल ऊंचा करने वाली मानी जा सकती है। महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया दौरे से भारत की विश्व T20 चैंपियनशिप जीतने की संभावना बढ़ जाएगी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम 26 जनवरी से ऑस्ट्रेलिया दौरे पर है। इस दौरे में टीम एडिलेड में और मेलबर्न में 2 T20 मैच खेल चुकी है। ये गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी भारत के लिए दोहरी खुशी वाला दिन रहा, क्योंकि इसी दिन इसी मैदान पर 26 जनवरी को पहले भारतीय महिला टीम ने ऑस्ट्रेलिया को पहले 2020 मैच में 5 विकेट से हराया और उसके बाद भारतीय पुरुष टीम ने भी ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। इस तरह भारत की पुरुष और महिला टीमों ने गणतंत्र दिवस पर देश को दोहरी सफलता का तोहफा दिया है। एडिलेड में खेले गए पहले 2020 मैच में भारतीय महिला टीम ने पूनम यादव के 2 विकेट और हरमनप्रीत कौर की बल्लेबाजी की बदौलत विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हरा दिया। 141 के लक्ष्य को भारतीय टीम ने 19वें ओवर में हासिल कर लिया, जो लक्ष्य का पीछा करने में उनका नया रिकॉर्ड है। इससे पहले भारत ने 128 रन तक का ही लक्ष्य हासिल किया था। भारतीय टीम अब 3 मैचों की सीरीज में 2-0 से आगे हो गई है। अब सिडनी में 31 जनवरी को अंतिम T20 मैच खेला जाना है और इसके बाद कैनबरा में और होबार्ट में 2 वनडे मैच खेलने हैं। विश्व महिला T20 चैंपियन भारत में पुरुषों की प्रतियोगिता के साथ ही आयोजित की जा रही है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया दौरे से टीम की स्वदेश में होने वाली विश्व T20 चैंपियनशिप जीतने की संभावना बढ़ जाएगी। विश्व महिला T20 चैंपियनशिप भी पुरुषों की प्रतियोगिता के साथ आयोजित की जा रही है। क्रिकेट के बाद अब स्पोर्ट्स पल्स का रुख करते हैं रैकेट वर्ल्ड यानी टेनिस के सेगमेंट में। ऑस्ट्रेलियाई ओपन में उलटफेर के सफर के साथ ही एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि टेनिस में भी मैच फिक्सिंग होती है। अंतिम चरण पर है। विश्व की नंबर 1 महिला खिलाड़ी सेरेना विलियम और नंबर 1 पुरुष खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच गत चैंपियन की हैसियत से अपने खिताब बचाओ अभियान में लगे हैं।
I'm really excited to be in another final, so it just kind of blows my mind right now. It's I just feel like I'm just playing the best I can, and I can't believe I'm in the final. दूसरी ओर टेनिस जगत में भारत ने हमेशा ही युगल मुकाबलों में कामयाबी हासिल की है। भारत की कोशिश युगल मुकाबलों में मिली कामयाबी दोहराने की रही। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने महिला युगल के फाइनल में जगह बनाई, जबकि मिश्रित युगल में लिएंडर पेस के खिलाफ मुकाबले की नींव रखी। We've had an incredible 1 year and we just keep going and it's great to have all these records with you, and she's an amazing champion, but I've gotten to know her as a person and she's an amazing person, so it's a privilege for me to play with her. वहीं टेनिस इंटीग्रिटी यूनिट यानी TIU पर टेनिस में भ्रष्टाचार को रोकने में विफलता के आरोप लगने के बाद खेल प्रशासन ने भ्रष्टाचार रोधी प्रक्रिया की स्वतंत्र समीक्षा कराने का फैसला किया है। दुनिया भर के खिलाड़ियों, कमेंटेटरों और टेनिस प्रेमियों ने टेनिस में मैच फिक्सिंग में शामिल लोगों के नामों के खुलासे की मांग की है और एक पूर्व खिलाड़ी ने तो कहा है कि ये विश्व टेनिस के लिए खतरे की घंटी है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन में भारत ने हमेशा से ही युगल मुकाबलों में कामयाबी हासिल की है। टेनिस के सेगमेंट के बाद अब स्पोर्ट्स पल्स का रुख करते हैं रैकेट वर्ल्ड यानी बैडमिंटन की दुनिया में। भारतीय शटलर PV सिंधु ने मलेशिया मास्टर्स का खिताब जीतने के साथ ही नए सत्र की शानदार शुरुआत कर दी है। विश्व चैंपियनशिप में 2 बार कांस्य पदक जीतने वाली तीसरी वरीयता प्राप्त भारतीय खिलाड़ी PV सिंधु ने अपनी शानदार फॉर्म जारी रखते हुए स्कॉटलैंड की क्रिस्टी गिल्मर को सीधे गेम में हराकर मलेशिया मास्टर्स ग्रां प्री गोल्ड का खिताब जीतने के साथ नए सत्र की शानदार शुरुआत कर दी है। भारतीय शटलर PV सिंधु ने शुरू से दबदबा बनाए रख 5वां ग्रां प्री गोल्ड खिताब जीता है और ये साबित कर दिया है कि आखिर उन्हें महिला एकल में भारत की दमदार खिलाड़ी क्यों माना जाता है। वहीं इससे पहले पुरुष एकल दूसरी वरीय श्रीकांत सेमीफाइनल मुकाबले में मलेशिया के सिकंदर जुल्कार नैन जैनुद्दीन की चुनौती से पार नहीं पा सके और टूर्नामेंट से बाहर हो गए। दूसरी ओर सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन लखनऊ में 26 से 31 जनवरी तक खेला जा रहा है, जहां वर्ल्ड नंबर 2 खिलाड़ी और गत विजेता साइना नेहवाल शीर्ष वरीयता मिलने के 72 घंटे बाद ही चोटिल होने की वजह से इस टूर्नामेंट से हट गई। महिला एकल में कोरिया की सूंग जी हुइन को दूसरी और PV सिंधु को तीसरी वरीयता मिली। दूसरी ओर पुरुष वर्ग में 9वें नंबर के किदाम्बी श्रीकांत को शीर्ष वरीयता दी गई। PV सिंधु ने इससे पहले 2013 में भी मलेशिया मास्टर्स का खिताब जीता था। अब स्पोर्ट्स पल्स को ले चलते हैं एक्साइटमेंट और पैशन के खेल यानी फुटबॉल के सेगमेंट में। भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान बाईचुंग भूटिया ने कहा है कि देश में खेलों के क्षेत्र में बेसिक फैसिलिटीज की कमी है। भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान बाईचुंग भूटिया ने कहा है कि देश में खेलों के क्षेत्र में खासकर फुटबॉल में आधारभूत सुविधाओं की कमी होने से हम लियोनेल मेसी जैसे सैकड़ों प्रतिभावान खिलाड़ियों से वंचित रह गए हैं। भूटिया ने ये स्वीकार किया कि भारतीय फुटबॉल के सामने अनेक समस्याएं हैं जिन पर तत्काल ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। 2011 में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल का अलविदा कहने वाले भारत के पूर्व कप्तान बाईचुंग भूटिया ने ये भी कहा है कि वो अपने घुटने की तकलीफ के कारण आखिरी बार ईस्ट बंगाल की जर्सी पहनकर आई लीग खेलने की स्थिति में नहीं है। पूर्व कप्तान बाईचुंग भूटिया के अनुसार देश में फुटबॉल पर तत्काल ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। UEFA ने कहा है कि इस बार यूरो कप टूर्नामेंट में गोल लाइन तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। यूरोप में फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था यूरोपियन फुटबॉल संघ संगठन यानी UEFA की कार्यकारी समिति की बैठक में फैसला किया गया है कि फ्रांस में इस वर्ष जून में आयोजित होने वाले यूरो कप टूर्नामेंट में गोल लाइन तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। चैंपियनशिप में ये तकनीक रेफरी को फैसला लेने में मदद करेगी। इस तकनीक का इस्तेमाल वर्ष 2016-17 के चैंपियंस लीग में भी किया जाएगा। फुटबॉल संबंधी नियम बनाने वाली संस्था यानी IFAB ने पहली बार 2012 में गोल लाइन तकनीक को मंजूरी दी थी। 2013-14 में इस तकनीक को इंग्लिश प्रीमियर लीग में भी इस्तेमाल किया गया था। वर्ष 2014 में ब्राजील में संपन्न हुए विश्व कप में पहली बार इस तकनीक का प्रयोग हुआ था।
इस गोल लाइन तकनीक का प्रयोग वर्ष 2016-17 के चैंपियंस लीग में भी किया जाएगा। फुटबॉल के सेगमेंट के बाद अब स्पोर्ट्स पल्स का रुख करते हैं फीफा सेगमेंट में। इराक फुटबॉल संघ ने फीफा अध्यक्ष पद के लिए अपना समर्थन प्रिंस अली बिन अल हुसैन को दिया है। इराक फुटबॉल संघ यानी आईएफए ने अगले महीने होने वाले अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए प्रिंस अली बिन अल हुसैन को अपना समर्थन दिया है। प्रिंस अली बिन अल हुसैन अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। उनके साथ अध्यक्ष पद के अन्य दावेदारों में एशियाई फुटबॉल परिसंघ के अध्यक्ष शेख सलमान बिन अब्राहिम अल खलीफा, फीफा के पूर्व उप महासचिव फ्रांस के जेरोम ने, दक्षिण अफ्रीका के बड़े उद्योगपति और राजनीतिज्ञ टोक्यो सेक्स वाले और यूएफए के महासचिव गियानी इन्फेंटिनो भी शामिल हैं। दूसरी ओर फीफा के निलंबित अध्यक्ष सेप ब्लैटर अपने खिलाफ लगे 8 वर्ष के प्रतिबंध के खिलाफ अपील कर रहे हैं। निलंबित अधिकारी माइकल प्लातनी ने भी इससे पहले निलंबन के खिलाफ अपील की घोषणा की थी। दिसंबर में फीफा के नैतिक न्यायाधिकरण ने ब्लैटर और प्लातनी दोनों को पदों पर रहते हुए 18 लाख यूरो के गैर कानूनी लेन देन का दोषी पाया था। निलंबित सेप ब्लैटर अभी भी फीफा संस्था से अपने अध्यक्ष पद का वेतन पा रहे हैं। वहीं यूएफए के निलंबित अध्यक्ष माइकल प्लातनी फीफा अध्यक्ष पद की दौड़ से हट गए हैं। फीफा के नए अध्यक्ष पद के लिए 26 फरवरी को चुनाव होना है। अब स्पोर्ट्स पल्स को ले चलते हैं दक्षिण एशियाई खेलों यानी सैक के सेगमेंट में। दक्षिण एशियाई खेलों 2016 के मशाल के गुवाहाटी पहुंचने के साथ ही इन खेलों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 21 वर्षों के बाद भारत 12वें दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी गुवाहाटी और शिलांग में 5 फरवरी से 16 फरवरी तक संयुक्त रूप से आयोजित कर रहा है। पिछले हफ्ते इस खेल की मशाल के गुवाहाटी पहुंचने के साथ ही दक्षिण एशियाई खेल 2016 खेलों की उल्टी गिनती भी शुरू हो गई। इससे पहले इस खेल की मशाल रिले समारोह का आयोजन नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में 17 जनवरी को केंद्रीय खेल मंत्री सर्बानंद सोनोवाल की मौजूदगी में किया गया था। इस समारोह में भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान जफर इकबाल, पूर्व बैडमिंटन दिग्गज पुलेला गोपीचंद और पूर्व महिला भारोत्तोलक कुंजा रानी देवी शामिल थी। दक्षिण एशियाई खेलों में कई तरह के खेलों का आयोजन किया जा रहा है। इन खेलों का प्रारूप ओलंपिक, एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों जैसा ही होता है। 12वें दक्षिण एशियाई खेलों से भारत को आगामी रियो ओलंपिक में और पदकों के लिए एक अच्छी गति मिलने की संभावना व्यक्त की जा रही है। 12वें दक्षिण एशियाई खेलों में 8 देशों के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल है। दक्षिण एशियाई खेल 2016 5 फरवरी से लेकर 16 फरवरी तक संयुक्त रूप से गुवाहाटी और शिलांग में आयोजित किए जा रहे हैं। अब स्पोर्ट्स पल्स को ले चलते हैं निशानेबाजी यानी शूटिंग के सेगमेंट में। राष्ट्रीय चैंपियन अपूर्वी चंदेला और चैन सिंह ने कहा है कि ओलंपिक में पदक जीतना उनका मुख्य लक्ष्य है। एशिया ओलंपिक निशानेबाजी क्वालिफाइंग चैंपियनशिप दिल्ली में 27 जनवरी से कर्णी सिंह शूटिंग रेंज में शुरू हो गई है। ये प्रतियोगिता 3 फरवरी तक आयोजित होगी। रियो ओलंपिक में जगह पक्की करने के लिए 32 देशों के 575 निशानेबाज हिस्सा ले रहे हैं। रियो ओलंपिक के लिए जगह पक्की करने का ये आखिरी मौका है। वहीं दिल्ली में पिछले महीने हुई राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली राष्ट्रीय चैंपियन अपूर्वी चंदेला और चैन सिंह ने कहा है कि रियो ओलंपिक में पदक जीतना उनका मुख्य लक्ष्य है। अपूर्वी ने हाल ही में स्वर्ण पदक जीतकर स्वीडन के सावजे में हुई स्वीडिश कप ग्रां प्री में सर्वश्रेष्ठ शूटर बनने का खिताब हासिल किया है। अपूर्वी चंदेला ने कोरिया में पिछले साल अप्रैल में आयोजित विश्व कप चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर ओलंपिक कोटा पहले ही हासिल कर लिया है। अपूर्वी चंदेला ने कहा कि 2010 राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण जीतना उनका टर्निंग पॉइंट था। अच्छे निशानेबाजों से नए खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलती है और रियो ओलंपिक में पदक जीतना उनका मुख्य लक्ष्य है। तैयारी कर रही हूँ मैं और मैं अपने मैच पे और अपनी टेक्निक पे फोकस करूँगी। रिजल्ट आएगा, देखते हैं।
पूरी कोशिश रहेगी कि इंडिया के लिए मेडल ला पाऊँ। वहीं चैन सिंह ने कहा है कि उनके करियर में सेना का विशेष योगदान रहा है। जी, मैं अगर यहाँ पर हूँ, अगर इस स्टेज पे पहुँचा हूँ अभी, तो ये सिर्फ आर्मी की वजह से ही हुआ है, क्योंकि आर्मी ने ही सारा कुछ जो भी हमारा सिस्टमेटिक ट्रेनिंग है, इक्विपमेंट है, सारा कुछ जो भी है, तो आर्मी की वजह से ही हुआ है ये सब। उनकी रुचि राइफल 3 पोजीशन में है। मेरा जो मेन इवेंट है वो 3 पोजीशन 50 मीटर 3 पोजीशन, जिसमें मैंने क्वालिफाई किया हुआ है रियो ओलंपिक्स के लिए, तो मैं ज़्यादा जोर उसी में देता हूँ, उसी में फोकस करता हूँ, ज़्यादा प्रैक्टिस भी उसी की करता हूँ, जो मेरा मेन मैच है। चैन सिंह कोरियाई खिलाड़ियों को सबसे कठिन प्रतिद्वंदी मानते हैं। जहाँ तक कोरियन शूटर्स का सवाल है, तो कोरियन शूटर्स कोई हमसे ज़्यादा टैलेंटेड नहीं है, बट थोड़ा सा उनका जो एक्सपीरियंस है और उनका जो ट्रेनिंग सिस्टम है वो सिस्टमेटिक ज़्यादा है हमसे। तो अभी तो हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं अपनी ट्रेनिंग को, अपनी प्रैक्टिस को और ज़्यादा हार्ड वर्क करने की। ओलंपिक पदक विजेता अभिनव बिंद्रा और गगन नारंग रोल मॉडल हैं। शूटिंग में जो मेडल आए हैं, जैसे अभिनव बिंद्रा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट शूटिंग में, तो मुझे लगता है उस मेडल से ज़्यादा लोगों का अटेंशन गया है इस तरफ, और अभी धीरे धीरे बहुत सारे लोग इसमें आ रहे हैं और ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, जिसमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है मतलब ओलंपिक्स में मेडल्स लाने की। चैन सिंह को रियो ओलंपिक में पदक की उम्मीद है। ओलंपिक में ज़्यादा मेडल लाना कोई बड़ी बात नहीं है, सब में प्रेशर रहता है, जो कि ज़्यादातर टॉप शूटर्स में ज़्यादा प्रेशर रहता है। तो ओलंपिक्स में मुझे लगता है क्वालिफाई करना इज़ मोर डिफ़िकल्ट दैन मेडल विन करना। तो मेरी तो पूरी कोशिश है और मैं पूरा इतना कोई कमी नहीं छोड़ूंगा अपनी मेहनत में कि मैं ओलंपिक में मेडल ले आ सकूं। अपूर्वी चंदेला और चैन सिंह ने ओलंपिक के लिए पहले ही क्वालिफाई कर लिया है। आइए देखते हैं स्पोर्ट्स पल्स की कुछ और नेशनल और इंटरनेशनल एक्टिविटीज और अपडेट्स को। इस बार खेलों के पद्म पुरस्कारों में महिला खिलाड़ियों ने दबदबा बनाया है। भारतीय टेनिस स्टार और मौजूदा समय में महिला डबल्स रैंकिंग में टॉप पर काबिज सानिया मिर्जा और दुनिया की दूसरे नंबर की बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल को खेलों में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। वहीं झारखंड की मशहूर और ओलंपियन महिला तीरंदाज दीपिका कुमारी का चयन पद्मश्री के लिए किया गया है। सुनामी के भयंकर मार से बची अंडमान की 20 वर्षीय देबोरा हेरल्ड ने इतिहास रचते हुए 2016 अंतर्राष्ट्रीय साइकिल संघ यानी UCI ट्रैक साइकिलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय साइकिलिस्ट बन गई हैं। दिसंबर में ही देबोरा भारत की पहली महिला साइकिलिस्ट बनी थी, जिन्होंने UCI की निजी वर्ल्ड रैंकिंग में चौथा स्थान हासिल किया था। ऑस्ट्रेलिया के टेनिस स्टार और विश्व के बेहतरीन खिलाड़ियों में शामिल रहे लेटन हेविट ने ऑस्ट्रेलियन ओपन में हार के साथ ही इस खेल को अलविदा 2 में विंबलडन ओपन का खिताब जीता था। हेविट 80 सप्ताह तक विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी बने रहे थे। तो ये था आपका नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज और अपडेट्स का साप्ताहिक खेल पत्रिका का कार्यक्रम स्पोर्ट्स पल्स। स्पोर्ट्स पल्स का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इसके बारे में यदि आपकी कोई प्रतिक्रिया है या फिर कोई सुझाव है तो हमें इस पते पर दें। हमारा पता है प्रोड्यूसर स्पोर्ट्स पल, रूम नंबर 2, CPC दूरदर्शन, एशियाड विलेज कॉम्प्लेक्स, न्यू दिल्ली 110049, इंडिया। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है sportspulsedds@gmail.com। आप हमें सोशल मीडिया पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है facebook.com/दूरदर्शन-sports। यही नहीं, आप हमें ट्वीट भी कर सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है twitter.com/ddsportsindia। आप DD स्पोर्ट्स से YouTube के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। YouTube से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अस ऑन youtube.com/दूरदर्शन-sports। और आखिर में चलते चलते खेलों का महाकुंभ रियो ओलंपिक 5 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक ब्राजील के रियो में आयोजित होने जा रहे हैं। लंदन ओलंपिक 2012 में भारत ने कुल 6 पदक जीते, जिनमें 2 रजत और 4 कांस्य पदक शामिल हैं, जो कि ओलंपिक खेलों में भारत का ये अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन रहा था और भारत 55वें स्थान पर रहा था। तो आइए आपको चलते चलते गगन नारंग द्वारा लंदन ओलंपिक 2012 में शूटिंग स्पर्धा में जीते गए कांस्य पदक के जीत के पलों में छोड़े जाते हैं।
अगले सप्ताह आपसे फिर मिलेंगे इसी दिन इसी कार्यक्रम में और इसी चैनल पर। तब तक के लिए स्पोर्ट्स की नेशनल और इंटरनेशनल एक्टिविटीज और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए डीडी स्पोर्ट्स। स्टे ऑलवेज विद डीडी स्पोर्ट्स, बी स्पोर्टी। नमस्कार।